हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे आने वाली परीक्षाएं सभी लगी हुई हैं, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की, चाहे ग्रुप डी लेवल की, सभी परीक्षाएं होने वाली हैं। आप तैयार रहिए, एकदम अपने तैयारी को अंतिम ढाल दे सकते हैं। ये वो टाइम चल रहा है। और इसके साथ साथ अब हमारी क्लास है जो ज्योग्राफी की देख रहे हैं, उसी में अगली सीरीज में लगा हुआ अगला टॉपिक का नाम होगा वायुमंडल और वायुमंडलीय प्लेटियाँ। कहें तो हमारी ट्रॉपिकल बेल्ट्स होती हैं और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो वाला टॉपिक करने वाले हैं। और इससे बनने वाले क्वेश्चन संभवतः सभी बन जाएंगे अगर आप ये वाली वीडियो अंत तक देखते रहते हैं। और आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट हम ऑफलाइन वाला ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लस इसकी पीडीएफ जो हमारा पीछे लगा हुआ है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस ज्योग्राफी की जितनी भी क्लास हुई हैं उसकी भी प्लेलिस्ट इसमें पड़ी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आ जाइए मेरे भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाँ, कल जो मैंने पढ़ाया था वो वाला सुनेंगे, सभी से सुनना शुरू करते हैं। मैंने बोला था रिवीजन कर लो और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, उससे सुनने की कोशिश करेंगे। कौन बच्चा बता पाएगा कि हमारे जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये हमारे किस वायुमंडल की परत में स्थापित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में। हाँ, और हमें ये बता दो जो मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और हमारे वायुयान किस मंडल में? समताप मंडल में। अच्छा, सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल है। तो अगर आपने घर में पढ़ा होगा तो याद होगा। अगर सभी की जय में जय हो रही है तो प्लीज आप अगर नहीं बता पा रहे हो तो घर पे पढ़ के आइए, ठीक है। अब हमारा काम रहेगा पढ़ाना। तो अगला टॉपिक इसको बाकायदा बेहतरीन तरीके से दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। आज ब्रीफ करेंगे, लेकिन ब्रीफ बहुत अच्छा होगा आज आपका, ठीक है। आता मेरे भाई, इस वाले में देखोगे तो आप पाओगे कि वायुमंडल में हमारे क्या पढ़ा हुआ था। मैंने कहा अगर ग्रेविटी के कारण कुछ गैसें हमारी पृथ्वी के चारों सराउंडिंग में मौजूद हैं, उसी को कहते हैं क्या? बहुत सिंपल सी परिभाषा। दूसरी बात, इसमें क्या क्या होता है वायुमंडल में? सर, इसमें गैसेस होती है, जलवाष्प होता है और तीन चीजें होती हैं। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में क्या क्या संघटक घटक होते हैं, तो कहना सर गैस होती है, वेपर होती है और डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये आते कहां से हैं? इन सभी की बात आगे करने वाले। आओ, जैसे हम बात कर लें गैसों की, तो गैस की नाइट्रोजन की बात करेंगे जो कि हमारे 78% हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और ये एक निष्क्रिय गैस है। यह गैस वायुदाब उपलब्ध कराती है। जो वायु दाब होता है, जो एयर प्रेशर होता है हमारे अर्थ के ऊपर, वो उपलब्ध कराने का काम किसका? आग बुझाने के लिए आवश्यक होती है। आगे अगली बात, ऑक्सीजन 21.9%। आगे श्वसन में, रेस्पिरेशन भाग लेने, आग जलाने में आवश्यक होती है। आगे चलो, आर्गन गैस 0.94, लगभग 1% मान लो। अच्छा, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और आगे बात कर लो, हाँ, जलवाष्प की बात करो तो जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा गया? पहली बात तो ये बताएं। हमने शायद ही कुछ बातें कल बताना भूल गए थे, तो पढ़ाते हैं जल्दी में पढ़ा दिया, टॉपिक जल्दी कंप्लीट कर दिया था और उसकी छूटी हुई बातें इस वाले में बता देंगे हम। मैं कह रहे थे कि जलवाष्प होता है वो हमारा वाटर वेपर होता है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहा जाता है कि इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर वेपर होता है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, जहाँ पे वेपर पहुँचता है और टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन को बढ़ावा देता है। जो वैश्विक तापन को बढ़ावा देता है वही तो हमारी ग्रीन हाउस गैस है। तो मैंने ये कहा कि जलवाष्प ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम वेपर की मात्रा की बात करें तो अमाउंट की बात करें, ये पोल्स पे 1 से 2% और भूमध्य रेखा पे 3 से 4% तक पाई जाती है। हम बात वेपर की कर रहे हैं, सिर्फ वाटर वेपर की। धूल कणों की बाद में बात आगे। हमने कहा कंडेंस एंड फॉर्म्ड क्लाउड, इसका संघनन होता है और एक बादल का निर्माण करती है वेपर, जलवाष्प। और पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था, ऊपर से ढक लेता बादल आके। ओके, अगर धूल कणों की बात करें तो मैंने कहा आर्द्रता ग्राही, ये पता धूल कण हमारे वायुमंडल में तैरते रहते हैं, तो एक कोलाइडी विलयन की तरह कार्य करते हैं। जो धूल के कण होते हैं, ये धूल के कण एक कोलाइडी विलयन है। ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है ज्योग्राफी का, और पूछ के जब पूछेगा आपको लगेगा क्या यार पूछ रहा है, ये हो ही नहीं सकता। और होगा, जो हमारे धूल के कण होते हैं हमारे वायुमंडल में तैरते रहते हैं, जो तैरते रहते हैं कोलाइडी विलयन बनता है। और कोलाइडी विलयन का उदाहरण है धूल कण। ये लिखा है आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करता, मतलब आर्द्रता तो सूखेगा ही धूल के कण, प्लस जलवाष्प को आकर्षित करते हैं और बादल के निर्माण में सहायक होते हैं धूल के कण। ओके, ये सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करके प्रकाश को फैला देते हैं, इसकी वजह से वस्तुएं चमकती हैं और आसमान, ये धूल के कणों का कमाल है। और आगे देखो, आगे वायुमंडल की परतों की बात करी थी मैंने, सबसे पहले क्षोभ मंडल की बात करी थी। और क्षोभ मंडल मैंने ये पढ़ाया था, ये वायुमंडल की सबसे लगभग 18 किलोमीटर,
अगली 18 से 50 जाएगी और 50 से 80 जाएगी और 80 से 740 शायद 640 और 640 से 10,000 से बाहर हमारा बहिर्मंडल हो जाएगा। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, 0 से 18 किलोमीटर तक हमारी कौन सी है? क्षोभ मंडल। 18 से 50 हमारी कौन सी है? समता मंडल। और 50 से हमारी 80 मध्य मंडल और हमारे 80 से 640 तक आयन मंडल होगा, है ना। मध्य मंडल से ऊपर वाला आयन मंडल और 640 से ऊपर 10,000 तक चले जाओ बहिर्मंडल होता है। ये वाली बातें कल पढ़ ली थी, आज भी पढ़ने वाले, कुछ एक्स्ट्रा बातें लाई हम करके, कुछ पढ़ के आए और चीजें इसके बारे में, तो क्वेश्चन इससे बने नए वाले उसको पढ़ के आए चीजें हम आज। आगे देखो हम बात करेंगे ये वायुमंडल की निचली परत है। वायु सम्मेलन होता है, वायु गर्म होती है और ऊपर उठती है। जो पृथ्वी के पास का जो मंडल होता है हमारा क्षोभ मंडल, इसके पास में पास जो वायु होती है वो गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उठती है। जो भारी वायु होगी वो नीचे आएगी और जो भारी चीज होती है नीचे रहेगी और हल्की होगी ऊपर जाएगी। जो वायु गर्म होती है उसका भार कम होता है तो ऊपर की तरफ उठती है। और आगे देखो मौसमी घटनाओं का संचालन इसी में होता है, कौन से वाले? क्षोभ मंडल। आगे सबसे अधिक परिवर्तनशील परत है। ये परत बहुत जाके है कि ये फिक्स है। अगर हम ये कहते हैं ये 0 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर, कहीं पे 17, 16, 15 ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मान लो इस टाइप का, मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी ऊपर नीचे। तो वही लिखा हुआ है सबसे अधिक परिवर्तनशील परत है। ऊंचाई बढ़ती है तो भारी गैस कम हो जाती है। वास्तव में जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो भारी गैस कम होगी ऊपर, भारी गैस कम होगी सबसे नीचे, ऊपर बढ़ोगे कम, ऊपर बढ़ोगे कम, ऊपर बढ़ोगे और कम। शायद समझ पा रहे हो आज बेहतर, ठीक है। आगे देखो, अच्छा ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं तो तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है, क्योंकि जब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की चीजें होती है, जो हमारी जो हल्की वायु होती है ऊपर जाती है, ऊपर की ताप जाता है। तो मैंने कहा ऊपर की तरफ कैसा होता है तापमान में, सॉरी गलत बोल रहे हैं, ऊंचाई बढ़ती है तापमान में गिरावट होती है ना, भारी गैस कम हो जाती है। और इसको कहते हैं जो हमारा जो टेम्परेचर गिरता है ऊपर जाने पर, वो 165 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। 165 मीटर जाने पर, 165 मीटर ऊपर चले जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। 165 मीटर ऐसे मान के चलो, जो आपके गांव में पोस्ट गड़े होते हैं ना, इतनी ऊंचाई पे चले जाइए ऊपर, किसी का मकान बनाओ तो वहां पे आपको टेम्परेचर कैसा फील होगा? कम होता जाएगा। जितने ऊंचे पे जाओगे टेम्परेचर उतना ही कम। आप कहोगे मैं तो छत पर जाता हूँ, सबसे ज्यादा हवा लगती है मस्त ठंडी वाली। भाई साहब आपके घर के अंदर हवा नहीं आती है, जब आप छत पे जाते हो खुली हवा मिलती है इसलिए आपको लगता है, लेकिन और ऊंचाई पे जाओगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ऊपर गर्मी लगेगी आपको। आगे देखो, इसी को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। ये पूछा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? नॉर्मल लैप्स रेट ये कहता है कि अगर पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो 165 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपके टेम्परेचर में कमी 1 डिग्री सेल्सियस की हो जाएगी। हाँ सॉरी, 165 मीटर, बार सही करना पड़ रहा है। इधर देखो क्षोभ मंडल ये सबसे ऊपरी परत है। ट्रोपोपॉज क्षोभ सीमा, अपर मोस्ट लेयर होती है जो इसकी सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसी को कहा जाता है क्षोभ सीमा। आगे देखो, अगला थंब मंडल की बात कर ले। ओजोन परत पाई जाती, पहली बात किस वाली में? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाले जो बता रहे हैं, इसको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। मैंने कहा अल्ट्रा वायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करती है। जो पराबैंगनी किरणें आएंगी तुम्हारे लिए हानिकारक होंगी, उनको रिफ्लेक्ट करने का काम किसका होगा? है ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में? और क्या करती है? जो अल्ट्रा वायलेट रेज पराबैंगनी किरणें आती है उनको ऑब्जर्व भी कर लेती है। अगर ऑब्जर्व करेगा किरणों को तापमान में तो समता मंडल टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। समझ पाए हो? लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ओके आगे आ जाओ। बादल का निर्माण नहीं होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बादल का निर्माण होगा नहीं होगा। वायुयान चालक वायुयान उड़ाते हैं। ये प्रश्न आता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समता मंडल में उड़ते हैं। वहां पर बादल कम मिलते हैं, बादल कम होने चाहिए। जहाँ पे हवाई जहाज उड़े साफ दिखाई दे, टेम्परेचर कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारा बंद होगा, अंदर की तरफ एसी लगा लेंगे। ओके आगे आ जाओ। अच्छा ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। आगे देखो, मैंने कहा 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पहले ही बता चुके हैं। ये कौन सी लेयर होती है? समता मंडल की। आगे हम बात करेंगे मध्य मंडल की। मध्य मंडल होता है 50 से 80 किलोमीटर और धूल के कण, अच्छा इसलिए लाइट सीधे निकल जाती है। जब धूल के कण होंगे नहीं तो लाइट रुकेगी नहीं, अगर लाइट रुकेगी वहीं पे टेम्परेचर बढ़ेगा। वायुमंडल सबसे ठंडी परत है। प्रश्न आता है यहाँ से, सबसे ठंडी परत कौन सी है? आयन मंडल। आयन मंडल की बात करें, ये हमारी चलेगी कहां से? वो ऊपर वाला कौन सा था? ये मध्य मंडल था 50 से 80, अब आयन मंडल आया है। ओके शायद हम दूसरी चीज बोल जा रहे बार बार। आयन मध्य मंडल 50 से 80 और आयन मंडल कितने से कितने तक है? 80 से लेकर 640। 80 से लेकर 640 तक हमारा आयन मंडल, इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फीयर। अच्छा टेम्परेचर में कैसी होगी? अब
वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा, और ताप में वृद्धि होने की वजह से रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। जो ये वाली लेयर होती है, आयन मंडल वाली होती है, ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। जो हमारे रेडियो स्टेशन लगाए जाते हैं ना, वो इसी में लगाए जाते हैं। रेडियो स्टेशन लगाए जाते हैं किस मंडल में? आयन मंडल। रेडियो स्टेशन वाला क्वेश्चन आता है, स्टार लगाया हुआ मैंने, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बना है कि रेडियो स्टेशन कहाँ पे, हवाई जहाज चालक अपना हवाई जहाज कहाँ पे उड़ाएंगे, मौसमी घटनाएं कहाँ पर होगी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो हम पढ़ा चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, घर पे जाके रिपीट करना, मजा आएगा आपको। मैंने कहा जो रेडियो स्टेशन होते हैं, यहाँ से जो हमारी तरंगे होती हैं वो ऊपर से जाती है और सभी जगह समान पहुंच जाती है। ये मान लिया मेरा घर है और यहाँ से हमारी इसकी तरंगे जाती हैं और इस रेडियो स्टेशन से जो भी लॉन्च हो रहा होता है वो दोबारा से हमारे घर पे लौट के आ जाती है। क्या तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली परत कौन सी है? आयन मंडल। तो इसी में लगाया जाता है, पता क्या? रेडियो स्टेशन। जो आपके क्वेश्चन बनते हो बता दें। अच्छा, ये टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, ये टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। जो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, ये लिखा हुआ है। स्ट्रेटोस्फीयर जो क्षोभ मंडल होता है उसमें टेम्परेचर होता है कम, और स्ट्रेटोस्फीयर जो समताप मंडल होता है उसमें होता है ज्यादा है। मेसोस्फीयर जो मध्य मंडल होता है इसमें होता है कम। आयोनोस्फीयर आयन मंडल में होता है। टेम्परेचर के बारे में शॉर्टकट लिख रखा मैंने, वो अपने लिए था इसलिए शायद हमने बताया नहीं आपको, कोई नहीं। आगे देखो, जो बेटा इस आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि तापमंडल किसे कहते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा आयन मंडल और बहिर्मंडल को मिला के तापमंडल बोल देता कभी कभी, तो इस बात को ध्यान रखना। मैंने लिख भी दिया, देखो मैंने कहा आयन मंडल हिंदी में नहीं लिखा, एक बार आप अपने नोट्स में करेक्शन करना। आयन मंडल और बहिर्मंडल दोनों को मिला के क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ, आयन मंडल टेम्परेचर कम है ज्यादा है? ज्यादा। अच्छा, जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु घर्षण के कारण जलना शुरू कर देती है और ये हमें टूटता हुआ तारा नजर आता है, शूटिंग स्टार नजर आता है। अब ये बताओ, हमारे आयन मंडल में जो टूटता हुआ तारा जलता हुआ आया, इसको सुरक्षा प्रदान कौन सी मंडल करेगा? मध्य मंडल। जो मध्य मंडल होता है ना, मध्य मंडल ठंडा है, सबसे ठंडी परत है, वो एकदम ठंडा कर देगा, बुझा देगा उसको। तो ये लिखा हुआ, उल्का आयन मंडल में आता है, जलना शुरू कर देता है, और मध्य मंडल में क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करता है। आपको रीजन पता है कि मध्य मंडल सबसे ठंडा है, वहां पर बंद हो जाएगा जलना। ओके, आगे आ जाओ। 80 से 640 मैंने यहाँ पर लिख पाया, शायद बाद में ऊपर लिखना ध्यान भूल गया होंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए 80 से लेकर 640 तक हमारा कौन सा मंडल है? आयन मंडल है। अच्छा, जैसे मधुबनी जो बिहार में जगह पड़ती है, वहां पे एक बार उल्का पिंड गिर भी गया था आके। ओके, अच्छा बहिर्मंडल की बेटा बात कर लें तो हमारा 640, यहाँ पे करेक्शन करना अपने रूट्स में, यहाँ पे 640 से 10,000 किलोमीटर तक है, वो हमारा कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल है। और इसमें लिखा होगा जो आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हमारे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। शायद इसमें साफ साफ विजुअल नहीं होगा, जो हम बोल रहे हैं उसको आप सुनिए जितना बोलते हैं। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। कृत्रिम उपग्रह स्थापित किस मंडल में की जाती है? तुम्हारे बहिर्मंडल। अच्छा, बहिर्मंडल और आयन मंडल को मिला दे तो कौन सी परत बनेगी? तापमंडल बनेगी। तापमंडल अगर पूछा जाए तो बता देना फिर भाई। और आगे आ जाओ, मैंने कहा इसका टेम्परेचर ज्यादा होने के रीजन बताए जा रहे हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होने के क्या क्या रीजन होते हैं? जो हमारे वायुमंडल में तापमान है, जो पूरा वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, इसमें तापमान होने क्या क्या कारण हो सकते हैं वो कारण बताएंगे आपको। मैंने कहा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वायुमंडलीय ताप होने का पहला कारण पार्थिव विकिरण के कारण। एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर, एग्जांपल नीचे दे रखा है, कहे तो कॉज्ड बाय टेरेस्ट्रोइड रेडिएशन। कहे तो पार्थिव विकिरण के कारण भी वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। कहे तो ऐसे करके सूर्य आया और ऐसे करके यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ऊपर गया, हल्का गया, ऐसे करके टेम्परेचर में कम और ज्यादा आती है। जो नॉर्मल लैप्स रेट बताना चाह रहे हैं, जैसे ऊपर ऊपर बढ़ेगा तो नॉर्मल लैप्स रेट जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कम होता जाएगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। समझ पा रहे मेरी बात? ABCD जगह बता रहे, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर पहाड़ वाला एरिया हो सकता है, पहाड़ों के ऊपर ठंडा लग रहा होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये बता रहे हैं कि पार्थिव विकिरण के कारण भी हमारे टेम्परेचर में बदलाव आता है। दूसरी बात मैंने कहा, इधर आ जाइए, वायुमंडलीय धूल कणों के कारण भी ऐसा होता है। जो वायुमंडल में धूल कण है उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, वायुमंडल को कोलाइडी विलयन का उदाहरण है कौन सा? धूल। जैसे प्रकाश आता है उससे टकराता, वहीं पर रुकता, टेम्परेचर बढ़ता वहां का, धूल कण। अच्छा, धूल कण क्या हमारे मध्यमंडल में होंगे? अच्छा, ये बताओ, अगला रीजन बता रहा है कि अर्थ मैग्नेटिज्म प्रोटेक्टेड बाई हार्मफुल सनरेज। जो हमारा पृथ्वी का चुंबकत्व है, ये हमारे जो हानिकारक
सूर्य की किरणें उनसे जो कॉस्मिक तरंगें होती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। जो अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है, जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, ये तरंगों को अंदर नहीं आने देता है। ये भी हमें प्रदान करता है थोड़ा टेम्परेचर से। टेम्परेचर के बारे में टोटल बात करेगी। इस वाले टॉपिक में जो हेडिंग लगी हुई थी कल हम बताना भूल गए थे क्या हेडिंग लगी हुई है। ये नोट करके हेडिंग बताई थी कि वायुमंडलीय ताप का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव बता रहे। लेकिन क्वेश्चन आपका संभवतः ऊपर वाले से बनेगा जो आपको मंडल पढ़ाए हैं वहां से। अब आ जाओ वायुदाबी पेटियां पढ़ाते हैं। वायुदाबी पेटी क्या होती है और आपको ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे आप बड़े आराम से बहुत आस्ते आस्ते समझ जाओ। इधर आ जाओ। मैंने कहा सतह पर वायु द्वारा डाला गया दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। मैंने कहा ये है, इस पर एयर प्रेशर है तो यही वाला दाब कहलाएगा वायु दाब। और मैंने कहा इस अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है तो वायुमंडलीय दाब। और वही लिखी हुई परिभाषा, सतह पर वायु द्वारा डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। जैसे ये पृथ्वी है, इस पर एयर ऊपर से प्रेशर डाल रही है तो ये हमारा वायुमंडलीय दाब है। दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगर आप देखोगे बाहर दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन वायु का प्रेशर है हमारे पृथ्वी के ऊपर। ओके, अच्छा इसे मापा किससे जाता है वायुमंडलीय दाब को? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। लेकिन प्रश्न और अगले लेवल में बनता जाके ये पूछता है कि इसको इंडिकेटर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इसमें मरकरी पारा भरा जाता है। जो हमारा बैरोमीटर होता है ना उसमें पारा भरा जाता है। क्या पारा? Hg होता है। और Hg इसलिए भरा जाता है क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा, कहीं हाई टेम्परेचर भी ले जाओगे तो आपके पारा का मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है ना। गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु बहुत ज्यादा होते हैं पारा के। समझ, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए इस धातु को यूज किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से और फ्रीजिंग पॉइंट लो होने की वजह से। इसमें जो धातु यूज करी जाती है वो पारा यूज करी जाती है। बात किसकी हो रही है? लेकिन प्रश्न आपका यहां तक बनेगा कि बताओ वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर से। अच्छा ये लिक्विड फॉर्म में होता है पारा, धातु होती है। और आगे फिर मैंने बताया पारा का कुछ ऊपर नीचे जाना, किसमें? बैरोमीटर में। अगर पारा ऊपर गया या नीचे गया, ऊपर नीचे जा रहा है तो क्या होगा? मैंने कहा अगर हमारा पारा ऊपर जा रहा है, अगर हमारा पारा मूव अप, अगर हाई प्रेशर दिखाएगा, अगर हमारा पारा बैरोमीटर में ऊपर जा रहा है इसका मतलब हाई प्रेशर कहें। तो अगर हाई प्रेशर होगा तो बॉड वेदर कैसा होगा? क्लीन होगा। बादल एकदम आसमान साफ होगा जो आपको दिखाई देता। आप गूगल पे सर्च करते हो आज कैसा टेम्परेचर, वो इसी से पता लगाते हैं। उनके पास बैरोमीटर है, वायुताप लगाया और उन्हें पता चला आज हाई प्रेशर आ रहा है। हाई प्रेशर मतलब पूरे दिन सूर्य दिखा दिया उन्हें, गूगल पे आ रहा सूर्य निकला हुआ। तुमने कहा हाँ सही, बस तुमने बंद कर दिया। तुमने ये नहीं समझा वो बता कैसे रहे। वो वही सब बैरोमीटर लगाए बैठे हैं और वहां से वो देख लेते हैं एयर प्रेशर कितना आ रहा है, वायुमंडलीय दाब कितना आ रहा है। और वायुमंडलीय दाब ज्यादा आ गया इसका मतलब वेदर क्लीन। आज कोई प्रोग्राम करना तो कर लो, आज पार्टी वार्टी। अगर यही तो देखते हैं भाई साहब किस दिन पार्टी करें उस दिन पानी ना बरस जाए बस। दूसरा, अगर मूव डाउन, अगर हमारा पारा बैरोमीटर में नीचे जाता है तो किसको इंडिकेट करेगा? दैट्स मींस लो प्रेशर। अगर पारा नीचे जाएगा तो लो प्रेशर और ये कहेगा या तो आंधी आएगी या। अगर आपके भागवत होनी है और भाई साहब पारा नीचे जा रहा है तो ज्यादा दिक्कत है। पारा नीचे जाएगा तो पंडाल भी उखड़ जाएगा, है ना। अब पारा ऊपर जाएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, पारा ऊपर जाएगा तो आपका बेहतर क्लीन रहेगा। तो हमारे यहाँ भागवत बैठते हम ज्यादातर ये शुक्र मनाते हैं भाई साहब हमारा जो पारा है ना ऊपर की तरफ हाई प्रेशर रहे। अब भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाती है, भागवत 7 दिन की भागवत रोज आंधी आ जाए, बहुत दिक्कत। और पानी बरस जाए भागवत के टाइम पे, पूरा माहौल खराब। तीसरा, मूव डाउन अप, पारा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, पारा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, दैट्स मींस डिस्टरबेंस, रेन पॉसिबिलिटी, वर्षा की संभावना होती है। क्या समझे? मैंने कहा अगर पारा ऊपर जाएगा हाई प्रेशर, इसका मतलब वेदर क्लीन है, मौसम साफ है। अगर मैंने कहा नीचे जा रहा है इसका मतलब लो प्रेशर है, आंधियां तूफान आने की संभावना है। अगर पारा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है इसका मतलब वर्षा होने की। क्या समझ पाए आओ आगे हम वायुमंडलीय दाब का वितरण बताएंगे कि हमारे वायुमंडल में दाब कहां पर ज्यादा होगा और कहां पर कम होगा। ये 2 प्रकार से समझाने वाले हैं और बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, बाकायदा तबीयत से तुम समझ पाओ बस, है ना। मैंने कहा जो वायुमंडलीय दाब का वितरण होता है हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, समझ पा रहे हो। जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब का वितरण हर जगह पे समान नहीं होता। हमने कहा यहाँ पे कुछ निकालोगे वहां पे कुछ निकलेगा, आगे चल के आगे पता चला और आगे 10 किलोमीटर चेक किया जाएगा वहां पे कुछ और निकल रहा है। ये सब ऊंचाई पे भी डिपेंड करता है। मैंने 2 चीजें से बताया मैंने, जो वायुमंडलीय दाब का वितरण होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण और एक होता है हमारा क्षैतिज वितरण। एक तो होता है हमारा वर्टिकल डिवीजन और एक होता है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन।
एक तो होता है हमारा वर्टिकल डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वायुमंडलीय दाब का वितरण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। अच्छा, ऊर्ध्वाधर वाला हम समझाते हैं आपको, ऊर्ध्वाधर वाला समझो। इसमें ऊंचाई के आधार पर वायुमंडलीय दाब का वितरण किया जाता है। कहने का मतलब ये है ऊंचाई बढ़ने पर दाब में ऐसा क्यों होता है वो समझाने जा रहे हैं। मैंने कहा मान लिया कि मैंने 5-6 पोल ले लिए, 4-5, मैंने सबको लगा दिया, थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे लगाते गए, पता चला ये पहाड़ टाइप का है, यहाँ पर एक दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये मैंने 5 बॉक्स लगा दिए। ये पता चला कि सभी में वायु भरी हुई है, तो मैंने कहा यहाँ पर इस वाले में वायु ज्यादा होगी। मैंने कहा इनकी ऊंचाई सबकी समान ले लो, सभी की ऊंचाई समान दिख रही है। मैंने कहा एक पहाड़ टाइप का है, बिल्डिंग एक यहाँ पे लगा दी, अगली यहाँ पर, अगली यहाँ पर, अगली यहाँ पे, सबकी ऊंचाई समान रखी, मतलब ये वाली सबकी समान रखी। तो आप कहेंगे इस वाली बिल्डिंग में वायु ज्यादा होगी और प्रेशर और ऊपर बढ़ेंगे, बी वाली बिल्डिंग में थोड़ी कम, सी वाली में और कम, डी वाली में कम, ई वाली में। इसका मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे हवा का घनत्व कम हो रहा है, हवा का घनत्व कम हो रहा है तो वैसा एयर प्रेशर भी कम हो रहा है। यही बात लिखिए, ऊंचाई बढ़ने पर दाब में गिरावट आती है। जो हमारा एयर प्रेशर होता है, जो वायु का दाब होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे वायु अपना दाब डालना कम करती जाएगी, जो वायु की डेंसिटी होती है ना वो कम होती जाएगी ऊपर तक। समझ पा रहे मेरी बात को? ये मैंने पहली पॉइंट बताया कि ऊर्ध्वाधर वितरण हमारा ऊंचाई के आधार पे होता है और ऊंचाई बढ़ने पर दाब में क्या आती है, गिरावट। ये इसका कंक्लूजन है, ये वाला पॉइंट यहीं से तो निकला। मैंने कहा जैसे जैसे ऊंचे जा रहे हैं हवा कम हो रही है, हवा कम हो रही है, हवा की डेंसिटी कम हो रही है, तो भाई साहब वायु का दाब कम हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पर वायु जाते हैं वहां पर एयर प्रेशर भी जाते हैं। और आ गया था योगेश जी, ये बताओ हम रेडियो स्टेशन किस 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 मंडल में लगाएंगे? सबसे बाहर बैर मंडल में। क्या करें, लगा दें? भाई साहब सब सत्यानाश करा दोगे तुम। आयन मंडल है ना, थोड़ा ध्यान से बैठो, थोड़ा ध्यान तो पता, जिस काम को कर रहे हो ना वो काम डूब के करो। क्या समझे? ये वाली बात वीडियो से बिल्कुल हटके है। जो काम करो डूब के करो। अगर हम इस टाइम पढ़ा रहे हैं तो हमारा दिमाग कहीं नहीं है, हमारा दिमाग सिर्फ इतने में, इसमें टारगेट ये लगा हुआ है हमारा कि हम ये वाला जो टॉपिक हेडिंग पढ़ी इस वाली तुम्हें समझाना टारगेट है हमारा। हमारा दिमाग कहीं चल ही नहीं रहा बिल्कुल। और जिस टाइम रीजनिंग पढ़ा रहा होता हूँ उस टाइम रीजनिंग में ही चलता है दिमाग। हम यही नहीं सोचते हम और भी पढ़ाना कुछ, रीजनिंग पढ़ा तो उस टाइम रीजनिंग, मतलब डूब के पढ़ाओ या डूब के पढ़ो जो करो। अगर हम मोबाइल भी चला रहे डूब के चलाओ मोबाइल भी डूब के, मतलब जो काम करो तबीयत से करो। और पता चला तुम मोबाइल चला रहे पढ़ने को पढ़ा हुआ है, पढ़ने को पढ़ा, ना मोबाइल चला पा रहे ना पढ़ पा रहे हो। अगर पढ़ रहे हो, अगर हम ये वाला पढ़ा रहे हो तो हमें ध्यान कहीं का भी नहीं है। अब हम इसी में बाकायदा, तुम देख रहे हो कितना हम बाकायदा लगे हुए हैं, आपको लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आपका दिमाग हट ना जाए यहाँ से, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, उसको पॉइंट को रिकॉल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा फोकस बना रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी काम करो, घर पे भी पढ़ो बाकायदा। जो ये वाली बात बहुत बड़ी है कि डूब के करो काम, उस वाले टॉपिक में अंदर चले जाओ कि हम सिर्फ यही कर रहे हैं अभी और कुछ नहीं, तब तो काम होगा। अगर सोचना यार हो जाए, पूरा हो जाए, तो पूरा होता रहेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा बोल लोगे तुम डायरेक्ट, तो फिर ये भी नहीं पता मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। सही, हाँ मतलब हो तो ठीक, एकदम तुम्हारा एवरेज हो, एकदम बढ़िया चलते। लेकिन कभी कभी तुम पता ध्यान नहीं देते, हम पढ़ा के आगे बोल के आगे तुम्हें ध्यान नहीं रहता है। हम पूछ लिया बीच में आए, जो आए आता है बता देता नेटवर्क गड़बड़ है भाई साहब। अगर आए आया, अगर आए नहीं आया, अगर उत्तर आ गया तो मतलब जो हम पढ़ा रहे हो एकदम करेक्ट हो पा रहा है सब कुछ, है ना। ये आए वाला नहीं आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वितरण, मैंने कहा दाब का वितरण अक्षांश के अनुसार होता है। ओके, मैंने कहा ये बताओ जो ऊर्ध्वाधर वितरण था वो ऊंचाई के आधार पे कर लिया। मैंने कहा ऊंचाई वाले की दाब कम हो जाएगा। और मैंने कहा क्षैतिज वितरण होता है वो किसके आधार पे होता है? ये होता है बेटा अक्षांश के आधार पर। अब हम बात अक्षांशों की करेंगे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, है ना, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमने कहा जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में क्या आएगी? गिरावट आएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर में क्या आएगी? गिरावट आएगी। और भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आएंगे दक्षिण ध्रुव की, तब भी हमारे टेम्परेचर में क्या आएगी? एक एक पॉइंट को समझ से चलना, सब समझा देंगे। मैंने कहा टेम्परेचर वेरिएबल और विंड पैटर्न चेंज, इन दोनों का असर होता है हमारे वायुमंडलीय दाब का। वायुमंडलीय दाब का असर बेटा हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख लो, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें। वायुमंडलीय दाब का वितरण, पहले तो ऊर्ध्वाधर वितरण और दूसरा क्षैतिज वितरण। जो क्षैतिज वितरण है ये अक्षांशों के हिसाब से कर रहे हैं। अलग अलग अक्षांश पे वायुमंडलीय दाब अलग अलग होगा।
और इसमें जो ऊर्ध्वाधर वितरण में मैंने कहा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। दोनों हेडिंगें पढ़ी नहीं अलग अलग ही। और आगे आ जाओ, मैंने कहा इसको और आगे देखें, मैंने कहा प्रेशर आल्सो चेंज, मैंने कहा जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है ऊपर या नीचे जाने पर टेम्परेचर में चेंज आता है और वायु की दिशाओं में चेंज आता है, वैसे ही दाब भी बदल जाता है। कहीं पर दाब ज्यादा होगा तो कहीं पर कम होगा। आगे देखो, मैंने कहा दाब पेटियों के रूप में अनुमान लगाकर समझा जा सकता है। अगर हम ये मान लें लगभग यहाँ तक की दाब पेटी कोई है, दाब पेटियों को अनुमान लगा के समझे, बोले इस दाब पेटी में प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें कम। हम जब इसको पूरा पढ़ाएंगे तो एक ही बार कंक्लूड करेंगे और आपको बता देंगे कहां पर प्रेशर कम है और कहां पर ज्यादा, एक ही बार में याद हो जाएगा। बस स्टार्टिंग वाला देखना सब है। ओके, आगे आ जाओ। मैंने कहा दाब पेटियों के रूप में अनुमान लगाकर समझा जाता है, रिप्रेजेंट बाई लोकेशन, अक्षांश संदर्भ प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इधर आ जाओ। मैंने कहा मान लिया कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ और आ जाओ, कोई नहीं, बाद आप पेटियां पढ़ लें। कितने बज गए? करंट अफेयर पढ़ा दें। ओके, इसको आज यहीं पे रखते, बाद में पेटियां कल पढ़ाएंगे। ओके भाई।